नमस्कार। क्वालिटी क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम थोड़ा सा आप लोगों को ये वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपको बराबर वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि भारत के किसी न किसी राज्य में हर महीने कोई ना कोई पेपर होता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि तैयारी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन अगर करते रहोगे थोड़ी-थोड़ी तो एक दिन ज़रूर हो जाती है। एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाती है और इसके प्रमाण रोज़ हम देखते हैं। आए दिनों किसी ने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की, किसी का कभी प्री भी नहीं निकला था। एक गर्ल्स है दिल्ली की, उसका 5 अटेम्प्ट में एक ही बार प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ और फाइनली अब सिलेक्शन हुआ है उसका यूपीएससी में। तो इसलिए आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, अपनी रणनीतियों को सेट करें और लोगों के कहने पे मत जाएँ कि लोग ये कहते हैं कि तैयारी नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। तो लोग निंदा करते रहेंगे हमेशा, उन पे ध्यान ना दें और अपनी तैयारी पे फ़ोकस करें और अपनी तैयारी को ज़्यादा टफ ना समझें, अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें उसको। जैसे अपन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, अपना हर चीज़ का एक शेड्यूल फिक्स करें, उसके हिसाब से तैयारी करें और रणनीति बनाएँ। तो एग्ज़ाम्स बहुत सारे निकलते हैं और डेफ़िनेटली सिलेक्शन होते हैं। तो आज अपन फिर से चर्चा करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचने से पहले ये बात थोड़ा-सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। इतिहास में जो अपन ने पुराना पढ़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नर जनरल बनने की जो बेसिक आधारभूत पृष्ठभूमि क्या थी, कोई भी भारत में विदेशी आए तो वो एकदम से उन्होंने सारी प्रक्रिया नहीं कर दी। तो हम जाएँगे पहले जब हमने स्टार्टिंग में अंग्रेज़ नहीं आए थे भारत में, तब की बात है कि भारत हमने बताया था स्टार्टिंग वाले दिन थोड़ा-सा हम रिवाइज़ करेंगे और इसकी बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे अंग्रेज़ गवर्नर जनरल बनने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में बताया था मैंने कि प्रवेश के परंपरागत मार्ग माने जाते थे, जिसमें खैबर और बोलन दर्रा प्रमुख था। परंतु 11वीं शताब्दी में हिप्पालस नामक व्यक्ति ने मानसूनी पवनों की खोज करके समुद्री यात्रा को आसान बना दिया और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ था और यूरोप के लोगों ने नए-नए क्षेत्रों की तलाश शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये ध्यान रखिए, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने यहाँ कौन आया था? पुर्तगाली आए थे 1498 में। वास्को डी गामा अब्दुल मनीर की सहायता से भारत के कालीकट या कोझीकोड बंदरगाह पर पहुँचता है। अब देखिए, अंग्रेज पहले नहीं आए थे, पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। अंग्रेज तो उनके 100 या 102 साल बाद आए। तो पुर्तगाली जब आए थे तो घूमे होंगे पहले, उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि पहले जब कोई व्यक्ति नई जगह पर जाता है तो सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, वहाँ की चीज़ों को समझेगा कि क्या स्थिति है, ना ही व्यापार की दृष्टि से आए होंगे। तो पहले घूमने की दृष्टि वास्को डी गामा आया और जब वो यहाँ से गया तो वो हमने बताया था कि वो यहाँ से मसाले लेकर गया था और उसने वहाँ पर जाके 60 गुना अधिक धन कमाया था। तो जिसके कारण यूरोप में चर्चा होने लगी। तो अंग्रेजों के पास भी इस बात की संज्ञान में रहा होगा कि हाँ, भारत में व्यापारिक चीज़ों का व्यापार होता है, उनसे यहाँ पर काफ़ी मुनाफ़ा होता है। तो सबसे पहले अब हर व्यक्ति ने यहाँ पे आके अपनी-अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की अपने-अपने स्तर पर। फैक्ट ने स्थापित की, यहाँ के शासकों से मेल-जोल हुए, युद्ध भी हुए अंग्रेजों के, सबसे पहले युद्ध भी अंग्रेजों के हुए। तो लेकिन युद्ध अंग्रेजों के कभी भी मतलब भारतीयों के साथ नहीं हुए थे पहले। युद्ध किसके साथ हुए थे अंग्रेजों के? जो अन्य राष्ट्र, जो मतलब यूरोप की अन्य कंपनियाँ थी, उनके साथ युद्ध हुए, संघर्ष चले और कैसे-कैसे मतलब उन्होंने अपनी जड़ें स्थापित करी। तो हर शासक ने अपने यहाँ पर अपने स्तर पर जो प्रयास किया था, वो यहाँ पर जड़ें जमाने के लिए। तो इसी दिशा में मैंने बताया था कि वास्को डी गामा लेके गया माल, उन्हें फिर व्यापार वहाँ पे अर्जित करके 60 गुना अधिक धन कमाया और फिर तुम्हारा वास्को डी गामा फिर से 1502 में भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करी और 1505 में फिर पुर्तगालियों का गवर्नर या वायसराय बनकर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। हाँ, व्यापार के हटके अगर किसी व्यक्ति ने सोचा
पुर्तगालियों में तो वो कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की और उसने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचा। लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हम देखें तो किसको माना जाता है? सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, आप देखोगे तो इनका एक सीक्वेंस होता है, पुराने पेपर उठा के देखोगे। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने यूसुफ 1600 मतलब 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और उसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो इसी फिर उसे राजधानी बना लिया और अपन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे जो आने वाली शक्तियां थी उनमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही भारत आए थे और जाने वालों में भी कौन था? बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। अब पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया था? हमने बताया था प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है। और इसके अलावा कास्ट जो जाति शब्द है वो पुर्तगाली भाषा से ही लिया गया है। कास्ट जाति शब्द पुर्तगाली भाषा से ही लिया गया है। अब पुर्तगालियों की भारत में असफलता के क्या कारण थे इनकी? क्योंकि धार्मिक असहिष्णुता की नीति और सरकारी सहायता न मिलना इनकी असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। धार्मिक असहिष्णुता की नीति और असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो अंग्रेजों ने इन लोगों का फायदा उठाया। जो लोग दूसरे लोगों ने गलतियां करी थी उनको अंग्रेजों ने अपने उसमें गलतियां नहीं करी और उन्होंने कैसे अपनी रणनीति सेट करी। और फिर अब हम देखते हैं फ्रांसीसी भी आए, फ्रांसीसियों के भी अंग्रेजों के उनके साथ भी युद्ध हुई। तो फ्रांसीसी की कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय कालवाट ने 1664 में करी थी। कब करी थी? 1600 1664 में करी थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कालवाट के द्वारा। लेकिन भारत में अपन देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कैरी के द्वारा की गई थी। अब लॉर्ड मार्टिन ने भी पांडिचेरी की स्थापना करी थी। लॉर्ड मार्टिन को पांडिचेरी की नींव डाली। अब इसी क्रम में एक डच यात्री हाउथमैन करके भारत आया था और उसी की सलाह पर डच यात्री कौन सा आया था? हाउथमैन करके भारत आया और उसी की सलाह पर डच कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। 1602 में करी गई। डच कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 में। अब डचों ने भारत में किस चीज को बढ़ावा दिया? क्वेश्चंस बनते हैं कि डचों ने भारत में किस चीज को बढ़ावा दिया? सूती वस्त्र उद्योग के व्यापार को बढ़ावा दिया। और उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? तो इन्होंने अपना मुख्यालय इंडोनेशिया में बनाया था और चिंसुरा एवं मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली बस्तियां स्थापित की। ये क्वेश्चंस भी बनता है कि डचों ने अपनी पहली जो बस्तियां थी वो कहाँ पे स्थापित करी थी? चिंसुरा और मछलीपट्टनम में। अब डचों का पतन कैसे हो गया बिनारा के युद्ध के बाद? 1759 में बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से बाहर कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ तक ये काम हो गया। अब अपन पढ़ते हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या उसके समक्ष कठिनाइयां आई, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी और फाइनली उन्होंने अपने देश में मतलब भारत पर शासन किया। क्या कारण रहे, क्या वजह रही थी? तो देखो अपन देखते हैं कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में पूर्वी भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों का एक चार्टर तैयार किया। अब उनको ये जानकारी थी क्योंकि मतलब पहले से ही पुर्तगाली यात्री व्यापार कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो यहाँ पे इस तरीके का व्यापार हो सकता है और शासन भी करेंगे बाद में जाके। तो चार्टर तैयार कर दिया। अब इस कंपनी का गवर्नर पहला जो बनाया था उसे किसको बनाया गया था? जॉन स्मिथ था, स्मिथ को बनाया गया था। अब इस कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो क्या था? व्यापार करना था। व्यापार के लिए कंपनी आती है और किसी देश पर शासन करने लगती है, कितनी बड़ी बात है। भारत की मतलब एकता को विखंडित किया उन लोगों ने। आपसी मतलब मतभेदों का उन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। युद्ध हुई, उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी और ये चीज हमने पढ़ी भी है उसमें कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध जीते। उन्होंने युद्ध छल कपट से ही जीते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो अंग्रेजों के युद्ध आपस में राजाओं को लड़ाना उनका ये एक मकसद रहता था। तो 1600 में जब ब्रिटिश महारानी ने वो चार्टर तैयार कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय पर
उस समय पर भारत में मुगल बादशाह, जब ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में अपनी पहली बस्ती स्थापित करी और हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। हॉकिंस सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में गया और जहांगीर से फारसी भाषा में बात करता है। फारसी भाषा में बात इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया? हॉकिंस को 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान की। 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है। इसके अलावा एक 1615 में थॉमस रू नामक अंग्रेज अजमेर में जहांगीर से मिलता है और बहुत सारी रियायतें प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको प्राप्त किया था? बम्बई को प्राप्त किया दहेज के रूप में। उन्होंने किससे दहेज के रूप में पुर्तगालियों से, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में मुंबई दिया। और इसके अलावा आप देखते हैं तो मद्रास की प्राप्ति डे नामक अधिकारी से अंग्रेजों को पट्टाई लीज पर हुई। इसके अलावा चार्ल्स जॉब चार्नोक ने गोविंदपुर, सुतनाती और कलकत्ता को मिलाकर कोलकाता की स्थापना के लिए कोलकाता की स्थापना करी और कोलकाता की सुरक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। इसका पहला अध्यक्ष किसके बनाया गया? चार्ल्स आयर को बनाया गया। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े गए थे, कोरोमंडल तट पर जो युद्ध लड़े गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों को सारी चीजें बता ही चुका हूँ। तो ये चीज इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है, वो सारी चीजें रिवाइज होने के आपके दिमाग में आ जाएंगी, इसलिए एक बार मैं बता रहा हूँ। तो अपन कहाँ कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो कहते हैं अपन तमिल फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 18वीं शताब्दी में 20 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। इसमें मुख्य रूप से 3 स्थान थे कोरोमंडल तट पर। कौन से स्थान थे? मद्रास, सेंट डेविड और पांडिचेरी, ये 3 प्रमुख स्थान थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया में मैरिया थेरेसा की मृत्यु के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे, तो ये युद्ध हो गया था और एक्सला चपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। क्लियर? एक्सला चपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं ये कब से कब तक था इसका टाइम पीरियड, तो इसे अपन देखते हैं। टाइम पीरियड था इसका 1746 से 48 के बीच में हुआ। इसके अलावा द्वितीय जो आंग्ल फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध था, उसका मुख्य कारण यूरोपियन शक्तियों की भारतीय राजनीति में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा थी। कुछ कर्नाटक में उस समय सत्ता के कई दावेदार थे, तो कुछ लोगों ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी, तो कुछ लोगों ने अंग्रेजों से मदद मांगी, और तो इसके कारण ये युद्ध हो गया और पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध का मुख्य जो कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो टाइम पीरियड था उसका क्या था? 1749 से लेके 54 तक था। और तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड 56 से लेके 63 तक, 1756 से 63 तक था। तो इसका मुख्य वजह क्या थी? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है और पेरिस की संधि होती है तो युद्ध भारत में भी समाप्त हो जाता है। और इससे पूर्व ही 1763 से पूरे अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में 1760 में अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। लेकिन ये युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध था, वो 63 तक चलता था। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। तो इसके बाद हमने बंगाल पर चर्चा करी थी। तो बंगाल में हमने बताया था उस समय के बंगाल में आधुनिक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, बांग्लादेश जैसे राज्य शामिल थे। परंतु बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा औरंगजेब के समय पर की गई थी। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, और ढाका से कहाँ पर ले गया? मुर्शिदाबाद ले गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन ले गया था? तो मुर्शिद कुली खान ले गया था। और देखते हैं इसमें, तो उन्होंने बंगाल में भूमि सुधार पर बल दिया, और भूमि सुधार पर बल दिया मुर्शिद कुली खान ने, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर सरफराज खान बंगाल का नवाब बनता है, जिसे गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बना। ठीक है, इसको गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान नवाब बना, तो सरफराज खान को हटाकर कौन बना था? ये अपना अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान एक महत्वाकांक्षी नवाब था, इसने अंग्रेजों को राजस्व देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन बनता है किसने राजस्व देने से मना कर दिया और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से कर डाली थी? इसने क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, किसने मधुमक्खी की छत्ते से कर डाली थी? तो अलीवर्दी खान है। अब अलीवर्दी खान जब तक ये जीवित रहा तब तक बंगाल में किसी भी अंग्रेज को इसने प्रवेश नहीं करने दिया, परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी पुत्री का पुत्र राजूद्दौला, इसकी पुत्री का पुत्र कौन? राजूद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, परंतु उसके समझ कई कठिनाइयां थी। देखिए, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस बनते हैं, जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके समझ क्या क्या कठिनाइयां थी? मौसी घसीटी बेगम की, सेनापति मीर जाफर था, और सेनापति मीर जाफर, पूर्णिया का सरदार, और चेरा भाई शौकत जंग। तो उनसे निपटने के लिए उसने क्या किया था? मौसी घसीटी बेगम की संपत्ति जब्त कर दी थी, और मौसी घसीटी बेगम की संपत्ति जब्त कर दी थी, और हाँ, और मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति बना दिया था, और एक अन्य सैनिक मीर मोहनलाल को प्रमोट करके पदोन्नत कर दिया था। इसके अलावा मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मरवा दिया था। और इसके अलावा सबसे प्रबल शत्रु के रूप में सिराजुद्दौला के कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों से संबंध इसके क्यों खराब हो गए थे? क्योंकि जब ये बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, तो अंग्रेजों ने ना तो नवाब का कोई स्वागत किया और ना ही उसके लिए कोई उपहार भेजा, बल्कि नवाब की आज्ञा के बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने और इसके अलावा क्या किया था? और कासिम बाजार पर नवाब एक बार घूमने गया, तो उस पर इसने रोक दिया, नवाब को जाने से रोक दिया अंग्रेजों ने। तो अब जब बताइए, किसी की मतलब प्लेस को तुम, राजा का एक प्लेस हो, उसी को तुम रोक दो, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, हद हो गई अंग्रेजों के द्वारा। तो उसने इस पर आक्रमण कर दिया कासिम बाजार पर। तो मतलब फुल्टा द्वीप में अंग्रेजों को पराजित करके उन्हें फुल्टा द्वीप पर जाने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप पर जाने के लिए विवश होना पड़ा, पराजित कर दिया। अब इसी के समय यहीं से, अब जैसे अंग्रेजों के जो युद्ध लड़े गए थे वो भारतीयों से नहीं हुए थे, अब यहाँ से शुरुआत होती है कि अंग्रेजों, जब ये पूरा घटनाक्रम यहाँ से शुरुआत होता है भारत की, तो दास्ता की वो कहानी शुरू होती है यहीं से। तो अपन देखते हैं इसी के काल में ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित हुई थी सिराजुद्दौला के काल में। ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित हुई सारी घटनाओं के प्रश्नों में। तो इसमें क्या था? 146 अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को क्या किया था? एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह, इसमें से एक व्यक्ति भाग निकला था। वो भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन व्यक्ति भाग गया था? उसका नाम था हालवेल। हालवेल था। इसमें से कुछ व्यक्ति ही जीवित बचे थे, 146 में से कुछ व्यक्ति ही जीवित बचे। और इसके 20 जून 1756 की घटना है। कब है ये? 20 जून 1756। 20 जून 1756 की बात है ये, ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 में। ठीक है, 20 जून 1756। तो अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसमें से कौन भाग निकला? हालवेल। उसने, अब वो व्यक्ति ने जाकर रॉबर्ट क्लाइव, एक उस समय गवर्नर नहीं, एक कंपनी का कोई अधिकारी हुआ करता था, कंपनी का कौन था? अधिकारी हुआ करता था। उसने जाके उसको सूचना दे दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई कलकत्ता में। तो अब उसको गुस्सा तो आएगी, जब उस किसी के देश के लोग मरेंगे तो उसको गुस्सा आना जाहिर सी बात है किसी के साथ। तो उसने गुस्सा आया उसको, अब उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी जाती है। वास्तव में उसने काम भी किया। अब उसने क्या किया? जैसे उसको सूचना मिलती है तो कलकत्ता की ओर अपनी सेना लेकर चल देता। अब उसके पास कितने सैनिक थे? 200-300 सैनिक रहे होंगे। अब जीतेंगे कैसे? तो उसने क्या किया? जो मीर जाफर था उसको नवाबी का लालच दे दिया, कूटनीतिक चाल चलती थी, नवाबी का लालच दे दिया और अपनी ओर मिला लिया।
इसके अलावा जगत सेठ फतेह चंद व्यक्ति था राय दुर्लभ, उसको भी अपनी ओर मिला लिया। अब इस सारी घटनाक्रम से कोई जो सिराजुद्दौला था वो परिचित नहीं था। ये सारे घटनाक्रम से कौन परिचित नहीं था? सिराजुद्दौला परिचित नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में क्या हो गया, 23 जून 1757 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध हो गया, जिसमें अब अंग्रेजों सिराजुद्दौला के पास सैनिक तो बहुत थे, 20,000 के समथिंग सैनिक थे, लेकिन अब कूटनीतिक चाल उसके साथ विश्वासघात ये हुआ कि जो मीर जाफर था उसके पुत्र ने युद्ध शुरू होते ही उसकी हत्या कर डाली सिराजुद्दौला ने। मीर मदान मोहनलाल भी मारे गए और बंगाल पर अब किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। यहाँ से बंगाल पर अंग्रेजों की नींव पड़ गई। अब अंग्रेज चाहते तो वो खुद भी वहां का मतलब राजा बन सकते थे, लेकिन अब जन विद्रोह को कौन रोकेगा? अंग्रेज अपने बहुत ही दिमाग से चले, वो कागज से नहीं दिमाग से उन्होंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ से उनको फायदा क्या हुआ, जब कोई भी कंपनी आती थी, यूरोपियन कंपनियां बराबर भारत आ रही थी, तो अब उनको पहले राजा महाराजाओं से परमिशन लेना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब तो राजा भी उनका हो गया, तो पहले तो राजा साहब हमें परमिशन चाहिए, ये काम भी खत्म हो गया। तो अब अंग्रेज, अब उनका नवाब भी उनका है, तो अब वो कहेंगे जो होगा, तो उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो उसके बदले में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, 24 परगना की जागीर दे दी। 24 परगना की जागीर दे दी और ढेर सारी संपत्ति क्लाइव के नाम कर दी। इसके अलावा क्लाइव लगातार उस पर संपत्ति देते रहने का दबाव बनाता रहा। वो संतुष्ट नहीं हो पाया कभी भी कि ये मतलब संपत्ति से संतुष्ट नहीं रहा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कठपुतली नवाब बोलते हैं मीर जाफर को, कठपुतली नवाब बोलते हैं उसको, मीर जाफर को। अब जब उसने मना किया, असमर्थता जाए कि धन देने में, तो उन्होंने, उसका दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। वो थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, तो उसने, वो अंग्रेजों की आशा के विपरीत निकला। उसने राजधानी ट्रांसफर करके, पूछे जाते हैं राजधानी किसने कहाँ ट्रांसफर, वो राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। अब मुंगेर में उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। अब अंग्रेज बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो कहाँ पीछे जाने वाले थे, तो उन्होंने उसके क्या कहते हैं, उसके मीर कासिम के महल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मीर कासिम पहले ही बंगाल छोड़ चुका था। हाँ, मीर कासिम ने क्वेश्चन और बनता है कि दस्तक पर किसने रोक लगा दी थी? फ्री पास था, दस्तक पर रोक लगाई थी मीर कासिम ने। ठीक है, तो मीर कासिम ने दस्तक पर रोक लगा दी थी। ये क्या होता था, फ्री पास था, इसका अंग्रेज अधिकारी काफी दुरुपयोग कर रहे थे, इससे बंगाल के राजस्व को नुकसान है। ठीक है, अब फ्री पास पर रोक लगा दी तो अंग्रेज बहुत आगे बढ़ चुके थे, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे, प्लासी का युद्ध जीत लिया। अब उन्होंने मीर कासिम के महल पर आक्रमण कर दिया। वो पहले ही बंगाल छोड़ चुका था मीर कासिम। अब उसकी मुलाकात किससे होती है, अवध की नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। अब इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को हराने का प्लान बनाया, लेकिन इन तीनों के बीच में आपसी सहमति न हो पाने के कारण अक्टूबर 1764 को अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हो गया, जिसमें भारतीयों की अंग्रेजों की सेना ने भारतीयों की सेना को पराजित कर दिया। और इस युद्ध को भारत में ब्रिटिश के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जहाँ प्लासी का युद्ध एक बंद कमरे का सौदा था, तो यहाँ पर ये शक्ति के दम पर लड़ा गया था मेरे। और इसी के साथ अंग्रेजों की भारत में काफी जड़ें मजबूत हो गई, और वो कानून, जब कंपनियां लगातार भारत आने लगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बराबर कंपनियां, उनको गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए,
बहुत सारी चीजें। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह बंगाल की नवाब नजमुद्दौला, अवध की नवाब शुजा-उद-दौला सालार ब्रिटिश के बीच में हुई। इसमें शुजा से कड़ाव इलाहाबाद के जिले पर मुगल बादशाह को दिए गए और मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी और नजमुद्दौला से 26 लाख वार्षिक पेंशन के स्थान पर उसको बंगाल की नवाबी दी गई। अब लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लागू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन लागू कर दिया और जिसे बाद में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। तो अब इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब प्लासी का युद्ध जीत लिया, अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो अब जब रॉबर्ट क्लाइव वहां ब्रिटिश गया, उसकी काफी प्रशंसा हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अब 1773 पर 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। अब रेगुलेटिंग एक्ट इसको क्यों नाम दिया गया? देखिए, जब कंपनियां भारत आ रही थी, उनको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उनके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उनके मामलों के विवाद के लिए कोर्ट भी स्टैब्लिश होंगे। जो आधुनिक कोर्ट हम देखते हैं, तो आधुनिक जो कोर्ट, आधुनिक अपन देखते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है। केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहीं से पड़ जाती है। अब पूरी सरकार कहाँ से रेगुलेट होगी? ब्रिटिश से। ब्रिटिश संसद ने ये कानून पारित कर दिया। वहीं से वो कोई भी मतलब जो कंपनियां थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी अधिकारी होंगे, वो एक सरकारी अधिकारी होंगे और उनको भेजा जाएगा, वो वहां से रेगुलेट हो, रेगुलेशन नियंत्रण वहां से किया जाएगा। जिस प्रकार सिलेंडर गैस में जो रेगुलेटर लगा होता है, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेशन यानी नियंत्रण का काम क्या होता है? गैस की मात्रा को कम ज्यादा करने का, नियंत्रित करने का काम क्या होता है? उसका रेगुलेटर का होता है। तो रेगुलेशन से बना है ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने इन एक्ट को पारित किया, जिसके कारण भारत में जितने भी बदलाव, कोर्ट वगैरह की स्टेप, अपनी इस जगह को मजबूत करने के जितने भी काम हुए, तो अब देखते हैं इसके इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ है। कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम बोलते हैं इसको, एक्ट या अधिनियम। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया? पहले जो अधिकारी हुआ करते थे कंपनियों, अब क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाकर किसको भेजा गया? वारेन हेस्टिंग्स को। अब उसने 1772 में कलेक्टर के पद की स्थापना की। उस समय कलेक्टर का पद इतना व्यापक नहीं हुआ करता, वैसे राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर का पद बनाया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये अपन पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। अब यहाँ से शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन किए गए। मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन किए गए। अब गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इन समिति, इसकी सलाह पर ही गवर्नर कोई भी निर्णय ले सकता था। यह एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया। तो बस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। तो ये एकमात्र कैसा मतलब गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया। बाद में इसको आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश अब जैसे मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधीश का गठन कर दिया। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे एल्जा इम्पे को बनाया गया और उसमें 3 अन्य और न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। एल्जा इम्पे थे पहले, एल्जा एमपी थे, इसमें चेम्बर, लिमेस्टर लिमेस्टर और हाइड। कौन थे? चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड, 3 अन्य न्यायाधीश। तो ये इतना क्लियर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, बंगाल के पहला गवर्नर बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया। उसी की सलाह से कोई भी निर्णय ले सकता था। उसके मुंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए थे और इसमें इस पर महाभियोग लगाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। बाद में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जिसने जो दोहरा शासन शुरू हुआ था उसको उसने वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। तो दोहरे शासन का जनक कौन है? लियोनस कार्टिस को दोहरे शासन का जनक कहते हैं। तो ये अपन देख लें, क्लियर है ना? ये इतनी बात है, इसमें बात क्लियर। अब इसके बाद बंगाल का नया गवर्नर बन के आता है कौन? बंगाल का नया गवर्नर बन के कौन आता है? कॉर्नवालिस। तो बंगाल का नया गवर्नर कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस को नए प्रदेश जीतने से रोका गया। प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत करने की बात कही गई कॉर्नवालिस ने। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई कॉर्नवालिस ने। इसके अलावा कॉर्नवालिस को भारत में इसने कलेक्टर को जिले के संपूर्ण अधिकार दिए। कॉर्नवालिस ने क्या किया? कलेक्टर को पद बनाया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने कलेक्टर को जिले के सारे अधिकार दिए। इसके कारण कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको अपन देख, इसने थाने का दरोगा और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जैसे पदों का गठन किया। ठीक, इसने बनाया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने थाने का दरोगा, थाने का दरोगा, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जैसे पदों का इसने क्या कर दिया? गठन कर दिया। इसके अलावा इसने भूमि सुधार भी किया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जिसे जमींदारी स्तंभदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है कॉर्नवालिस ने। देखिए, जब भी भारत में नए शासकों ने सत्ता संभाली है तब भूमि सुधार के माध्यम से झांसा देकर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जब भी नए शासकों ने सत्ता संभाली है तब भूमि सुधार के माध्यम से, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, भूमि सुधार के माध्यम से अधिकतम राजस्व वसूलने का काम किया। अब इसी दिशा में कॉर्नवालिस के समक्ष उस समय 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि भूमि का स्वामी किसे बनाया जाए। भूमि
स्वामी किसे बनाया जाए? स्वामी किसे बनाया जाए? कर की दर क्या हो? कर की दर क्या हो? और समझौता कितने वर्षों के लिए किया है? समझौता कितने वर्षों के लिए किया है? किया जाए। समझौता कितने थे? 3 प्रश्न थे कॉर्नवालिस के समक्ष उस समय। ठीक है, तो इसमें अब भूमिका स्वामी ने किसको बनाया? जमींदारों को। इनके जवाब में आंसर में क्या हुआ? उत्तर में इसने क्या किया? इन प्रश्नों का उत्तर में क्या किया इसने? स्वामी किसको बना दिया? जमींदारों को। जमींदारों को कर की दर 10/11 भाग। 11 भाग किसके लिए? सरकार के लिए। 10/11 भाग सरकार के लिए और 1/11 भाग जमींदारों के लिए निश्चित किया गया। 1/11 भाग जमींदारों के लिए निश्चित किया गया, 10/11 भाग सरकार के लिए। अब समझौता कितने वर्षों के लिए किया गया? 10 वर्षों के लिए किया गया। तो ये इनके आंसर में पूछा है, 10 वर्षों के लिए समझौता किया गया। लेकिन बाद में 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी बना दिया। ये 10 वर्षों के लिए था और इसको क्या कर दिया? स्थायी बना दिया। स्थायी बना दिया इसमें। कब बनाया? 1793 में स्थायी बना दिया और इसके साथ एक कानून ला जोड़ दिया, सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। सनसेट लॉ इसके साथ क्या जोड़ दिया? सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। इसमें क्या होता था कि एक निश्चित तारीख तक राजस्व न देने पर, जमीन वापस ले ली जाती थी। अब जो इसमें जो समझौता हुआ था 10 वर्षों की, तो इसमें 2,68,00,000 रुपए प्रतिवर्ष देना निश्चित किया गया। फिर उसके बाद सनसेट लॉ जोड़ दिया इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, समझौते को स्थायी बना दिया। सूर्यास्त कानून, इसमें नियत तारीख तक राजस्व न देने पर जमीन वापस ले ली जाती है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कॉर्नवालिस की क्या सोच थी, ये बताते हैं। क्यों लागू की उसने भारत में भी? इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि वो एक स्वयं जमींदार था। कॉर्नवालिस क्या था? स्वयं जमींदार था। स्वयं जमींदार था। दूसरा, स्वयं जमींदार था। दूसरा, स्वयं जमींदार था और भारत में अपने विश्वास पात्र मित्र प्राप्त करना चाहता, क्योंकि जमींदार था तो विश्वास पात्र मित्र प्राप्त मिल सकते हैं कि जमींदार भी भारत में विश्वास पात्र मित्र प्राप्त करना चाहता था। तीसरा, स्वयं जमींदार था, विश्वास पात्र मित्र प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि किसी भी देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो उसका भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। तो लोगों का भरोसा जीत विश्वास पात्र मित्र प्राप्त करना चाहता है और जमींदारों को व्यापार की तरफ जाने से रोकना चाहता है।
जमींदारों को व्यापार की तरफ जाने से रोकना चाहता है और प्रशासनिक झंझटों से बचना चाहता है। फोर्थ नंबर यहाँ लिख देते हैं, प्रशासनिक झंझटों से बचना चाहता है। प्रशासनिक झंझटों से बचना चाहता है। इन कारणों से इसने ये सारे काम। अब इसकी समाधि स्थल कहाँ पर है? लॉर्ड बायरन है। कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? गाजीपुर में। इसको यहीं दफना है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की समाधि। और लॉर्ड मेयो की समाधि अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो अंडमान में। लॉर्ड मेयो की समाधि अंडमान में। लॉर्ड मेयो की समाधि कहाँ पर है? अंडमान में। और इसकी कॉर्नवालिस की कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। ठीक है। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन बनते हैं इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। तो इसका जनक स्थायी बंदोबस्त था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या हुआ? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 19% भाग पर लागू। बंगाल, बिहार और उड़ीसा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 19% भाग पर लागू थी। 19% भाग पर लागू थी। जिन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू थी वहां पर मतलब किसानों का इतना अधिक शोषण हुआ है कि आज भी हम उस क्षेत्र में नक्सलवादी समस्या से जूझ रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, क्योंकि नक्सली कोई भी बनता है तो ये कोई प्रारंभिक स्टेज नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की। ये अंतिम स्टेज होती है जब कोई हथियार उठाता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। आप भी जानते हैं, सब लोग ये। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 19% भाग पर लागू थी। और ये जिन क्षेत्रों में थी वहां पर काफी अधिक शोषण हुआ। तो आज भी हम नक्सलवादी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें हुआ क्या था? एक्चुअली में जो समझौता किया गया था निश्चित 10/11 भाग, 10/11 भाग किसको देना था? सरकार को देना था। और 1/11 भाग किसको रखना था? जमींदारों को। लेकिन जमींदारों ने इसका क्या किया? उल्टा। 10/11 भाग सरकार को देना था, 1/11 भाग जमींदारों को। लेकिन जमींदारों ने 1/11 भाग सरकार को दिया और 10/11 भाग अपनी जेब में रखा। तो इससे क्या हुआ? सरकार को भी लगातार घाटा हो रहा। तो सरकार फिर दूसरी नई व्यवस्था लेके आई, क्योंकि सुधार, खुद के कलेक्शन के लिए सुधार। अब कौन सी व्यवस्था आ गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान या मजदूर। इसमें क्या होता था? जैसे इसमें जमींदारों के साथ समझौता हो रहा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। इस व्यवस्था से कंपनी सरकार को लगातार घाटा हो रहा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी सरकार को लगातार घाटा हो रहा था। तो अब नई व्यवस्था की इसलिए कर्नल रीड और मुन्नो ने नई व्यवस्था लेकर आ गए। वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसानों से समझौता। तो ये
रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये समझ लिया। 10/11 तो इन्होंने उल्टा किया, घाटा हो रहा था, सरकार तो नई व्यवस्था लेके आई। इसका जनक कर्नल डी मुंडो को माना जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मद्रास के बहरमाल गांव से। मद्रास के बहरमहल गांव से शुरुआत हुई है इसकी। और ये लगभग 51% भाग पर लागू थी। ये पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर लागू थी? तो 51% भाग पर लागू थी। और ये व्यवस्था में इसमें क्या होता था, जैसे समझौता पहले जमींदारों के साथ हो रहा था, इसमें डायरेक्ट समझौता किसानों के साथ होता था। इसमें बीच में बिचौलियों की समाप्ति हो गई थी और ये व्यवस्था काफी ठीक हद तक थी। ये कहां से? मद्रास के बहरामल गांव से शुरू हुई थी और ये 51% भाग पर लागू थी। क्लियर? नेक्स्ट है ये महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था एक गांव का नाम है जो पंजाब के महलवाड़ी गांव से शुरू होती है। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था का जनक कौन को उसको माना था? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। और ये पंजाब से महलवाड़ी गांव से शुरू हुई और ये 30% भाग पर लागू थी। कितने परसेंट भाग पर? 30% भाग पर लागू थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर थी? 30% भाग पर। जनक कौन है इसका? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इसका जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। अब ये कहां से शुरू हुई थी? महलवाड़ी गांव से। पंजाब के पंजाब के महलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी। अब इसमें समझौता किसके साथ होता है? तो इसमें समझौता पूरे गांव के साथ होता है महलवाड़ी व्यवस्था में। इस इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर थी? 30%। जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। पंजाब के किस गांव से शुरू हुई थी? तो महलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी। इसमें समझौता किसके साथ होता था? तो किसानों के साथ इसमें समझौता होता था। नहीं, पूरे गांव के साथ होता था, पूरे सॉरी समझौता। और वो ने देखा था उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा मतलब किसानों के साथ समझौता होता था, बिचौलियों की समाप्ति हो गई। तो इस टाइप के इसमें जनक कौन था? उस व्यवस्था का जनक कौन था? रैयतवाड़ी कर्नल रीड एवं मुंडो को माना जाता है। क्यों लाई थी सरकार? क्योंकि स्थायी बंधु व्यवस्था से सरकार को घाटा हो रहा था और ये सरकार एक व्यवस्था लेकर आई, इसमें बिचौलियों की समाप्ति कर दी। ठीक है, तो सभी दोस्तों को थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैसूर। मैसूर जिसमें चर्चा होगी हैदर और टीपू सुल्तान। हैदर और टीपू सुल्तान कि मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, इस चीज के बारे में। तो सभी लोगों को धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि अगर कोई क्वेरीज हो आप लोगों को तो मेरे से इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और कोई संबंध में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।